हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पूरा पेपर देखेंगे और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और इसी प्रकार से चैनल पे सभी विषयों के पेपर विद सॉल्यूशन उपलब्ध हो गए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी जाती है आप लोगों के लिए ये सभी क्वेश्चन उनके आंसर को बनाना, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, भारत का अंतिम वायसराय था। तो इसमें आपसे पूछा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें सही जो उत्तर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो मैं राइट आंसर आपको बताते चाहता हूँ। देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय था, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर देना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं करेक्ट, ठीक है। अगला देखिए, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी ये आपको बताना है। चंपारण आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चंपारण जो आंदोलन है उसकी शुरुआत 1917 में हुई थी, तो इसमें भी आपको यहाँ पर लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें बा ऑप्शन आप भर देंगे। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है, तो जल, मृदा, खनिज ये सभी ही प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दा आप भर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं। तो आप सबको पता ही है कि जल केवल पृथ्वी पर है और जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी इसमें भर लेंगे बा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाता है। तो पांचों क्वेश्चन अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में आपसे पूछे हैं, देखिए रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपसे पूछा है, डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया। तो इसमें देखिए क्या आएगा, और देखिए डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भर लेंगे, देखिए डलहौजी ने खालिस्तान का सिद्धांत लागू किया, तो इसमें भर लेंगे कालातीत होने का, ठीक है। तीत होने का, ठीक है, होने का सिद्धांत लागू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, खालिस्तान विसरा राज्य का प्रतीक था, तो सफेद रंग का झंडा, ठीक है। यहाँ पर सफेद रंग का झंडा आपको भर लेना है, ठीक है। यहाँ पर भर लेंगे सफेद रंग का, ठीक है, रंग का झंडा, ठीक है, या भर लेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हमारे देश में खालिस्तान का शासन चलता है, तो हमारे देश में किसका शासन चलता है, लोकतंत्र का शासन चलता है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन है हमारे यहाँ। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनाने में खालिस्तान वर्ष लगते हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 200 से 400 वर्ष लगते हैं, ठीक है। 200 से 400 वर्ष लगते हैं। कोयले से प्राप्त विद्युत को खालिस्तान ऊर्जा कहा जाता है, तो कोयले से जो प्राप्त विद्युत होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। कमेंट आप लोग देखिए, जो लोग आंसर जानते हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, जो कोयले से जो विद्युत प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तापीय आप भर लेंगे। देखिए सभी क्वेश्चन एक करके आपको कंप्लीट करते जाना है। भारत में कितने वर्ष का बोर्ड, मतलब कितने वर्ष पर वोट देने का, बेसिकली इसमें यही कहना चाह रहा है कि कितने वर्ष पर वोट देने का अधिकार है, तो आप इसमें भर लेंगे 18 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष पर वोट देने का अधिकार है, जो जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वो वोट दे सकता है। अगला देखिए है, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर सही व गलत लिखना है आपको। तो देखिए इसमें सही गलत लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक थे, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो सही आप इसमें लिख लेंगे, सही, ठीक है, सही लिख लेंगे। पहले दूसरे मतलब पहले वाले में। दूसरे में देखिए, जून 1858 में तात्या टोपे को मार दिया गया, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ये असत्य यानी गलत हो जाएगा, इसमें गलत आप लिख लेंगे, ठीक है। थर्ड वाले में गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, तो ये सही हो जाएगा, इसमें सही आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नमक भी एक प्रकार का खनिज ही है। हमारे भोजन में शामिल नमक भी एक खनिज है, तो नहीं, ये खनिज नहीं है, तो ये मतलब गलत लिख लेंगे आप, ठीक है। उसके बाद देखिए, सही मिलान करना है आपको, सही जोड़ी मैच करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अंग क्या है, तो राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री में से बताना है तो देखिए भारतीय संसद का जो अंग होता है वो राष्ट्रपति हो जाएगा। लोकसभा में सत्ताधारी का मुखिया हो जाएगा प्रधानमंत्री। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 और लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2। इस प्रकार से आप सभी मैच कर लेंगे और ये आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ से आपके प्रश्न शुरू हो रहे हैं। आपके जो कि वस्तुनिष्ठ वाले जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए जो है आपके यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इनके हम आंसर एक करके देखते हैं। तो देखिए औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बिरसा के बारे में क्या समझा जाता है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखो। धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। रॉलेट एक्ट क्या है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। और उसके बाद 11वां क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के 2 लाभ लिखिए, ठीक है। तो देखिए सभी क्वेश्चन हैं जो आपको देख लेना है, इनके आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है, एक एक करके। तो प्रश्न आप पहले देख लीजिए, इन प्रश्नों को आप कर लीजिए, ठीक है, लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद 13वां है भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का वर्णन करो। और 14वां क्वेश्चन जो कि अंतिम प्रश्न है विश्व मानचित्र में निम्न स्थानों को रेखांकित करना है। एशिया, हिंद महासागर, भूमध्य रेखा, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, ठीक है। तो इनको आपको ये सभी मैच करनी है, मतलब उसमें जो आपका मानचित्र बनाओगे ना विश्व वाला, तो उसमें इनको दर्शाना है। तो सभी प्रश्न आपने देख लिए होंगे। चलिए मैं इनका आंसर आपको पूरा आंसर शीट बताता हूँ। तो देखिए यहाँ से हमने ये सभी देख लिए हैं, सही गलत हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए सही जोड़ी भी हमने देख ली। अब देखिए यहाँ से 5वां क्वेश्चन है औपनिवेशीकरण क्या होता है। उपनिवेशवाद वही है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। इसका अर्थ होता है किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा औपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद, इस प्रकार से कर सकते हैं। बिसरा मुंडा मतलब बिसरा मुंडर से क्या मतलब वो लिखना है उनके बारे में देख सकते हैं। बिसरा मुंडर की गणना महान देशभक्तों में की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे खतरे का संकेत समझकर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। वहां अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर दिया, जिस कारण भी 9 जून 1900 को शहीद हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा था आपका 1857 की क्रांति के प्रमुख नायकों के नाम लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए 1857 की प्रमुख जो क्रांति हुई थी उसके प्रमुख नायक जो हो जाएंगे बहादुर शाह जफर, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ठीक है, कुंवर सिंह, और इस प्रकार से और भी कई सारे आपके नेता थे, ठीक है, क्रांतिकारी नायक थे, उनके भी नाम आप कर सकते हैं। वैसे मैंने मुख्य आपको बता दिया, इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपका पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। इसका अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाना, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। तो ये धर्मनिरपेक्षता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, रॉलेट एक्ट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को एक अधिकार प्राप्त हो गया था जिसके अंतर्गत वह किसी भी भारतीयों को उसमें अदालत है उसमें बिना मुकदमा चलाए ही उसे डायरेक्ट जेल में बंद कर सकती थी। ये मतलब उनके पास इस अधिकार हो चुका था। तो ये रॉलेट एक्ट है, ठीक है। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे संरक्षण के 3 तरीके निम्नलिखित हैं जल संरक्षण के। तो देखिए वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं, अतः धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना चाहिए। यानी कि हमें जो भी पेड़ पौधे हैं उनको लगाना चाहिए, ठीक है, और जो पेड़ पौधे पहले से हैं उनको कटने नहीं देना चाहिए, ठीक है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को पक्का करना चाहिए ताकि जो जल है वो व्यर्थ में ना रिसाव हो उसका। उसके बाद देखिए रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकल से सिंचाई करना अधिक प्रभावी है। जो आपने देखा ना जो फुब्बारा सिंचाई होती है जिसके कारण ऊपर से इस प्रकार से पानी जो होता है फसलों को दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा गया सौर ऊर्जा के लाभ लिखना है, ठीक है। सौर ऊर्जा के लाभ लिखिए, ऐसा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे सौर ऊर्जा के निम्नलिखित लाभ हैं। तो पहला है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है, यानी इसमें कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता है, बिल्कुल आसानी से इसको, ठीक है, आप प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से कोयले और पेट्रोलियम जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को संरक्षित किया जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोनों ही कर लेंगे। अब देखिए 12वां क्वेश्चन आपको पूछा गया 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। ठीक है, इसके प्रमुख कारण कौन-कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसके प्रमुख कारण आप लिखेंगे आर्थिक कारण, सभी प्रकार से सामाजिक कारण है, जो राजनीतिक कारण है। तो देखिए एक-एक करके हम सभी देखते चलते हैं। देखिए आर्थिक कारण आप लिखेंगे, अंग्रेजों की नीति की वजह से उद्योग धंधे बंद हो गए, इससे बहुत लोग बेरोजगार व निर्धन हो गए, उनकी कृषक योजनाएँ भी सफल नहीं हो पाईं। तो ये आप आर्थिक कारण लिख सकते हैं, जिसके कारण आंदोलन जो हुआ था। उसके बाद राजनीतिक कारण लिख सकते हैं, डलहौजी की राज्य हड़प नीति भारतीयों के साथ अंग्रेजों के घृणित व्यवहार यानी रंगभेद करना, अच्छा व्यवहार ना करना, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही आसीन किया जाना तथा भारतीयों को छोटे पदों पर आसीन किया जाना, ये सभी राजनीतिक कारण जो थे, जो विद्रोह के लिए लोगों को उकसाते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सामाजिक कारण देख सकते हैं, सामाजिक वजह जो थी, सामाजिक वजह जाति थी, वे जातियों की अवहेलना करते थे, सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, डाक तार चलाया, रेल चलाई, ये सब कार्य किया। तो लोगों को लगा कि अंग्रेज इन सब के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। ठीक है, तो सामाजिक कारण भी आप देख सकते हैं। धार्मिक कारण देख सकते हैं, वे हिंदू धर्म मुस्लिम दोनों को धर्म को आलोचना करते थे, उन्होंने गोद प्रथा को भी बंद करा दिया था। ठीक है, धार्मिक कारण भी कुछ थे। तात्कालिक कारण था कि सुअर की जो चर्बी होती है उससे बने कारतूस को मुंह से चबाना पड़ता था और हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों के लिए मुंह से चबाने को मना कर दिया था। ठीक है, मतलब दोनों ही ने मना कर दिया था, तो इस कारण जो है आंदोलन जो उग्र हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 1857 को जो स्वतंत्रता संग्राम है उसके कारण। उसके बाद 13वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पर देख सकते हैं पहला अधिकार है समानता का अधिकार। इसका अर्थ है संविधानतः भारत में जाति, वर्ण, जन्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्य के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, सभी व्यक्तियों को वैधानिक नागरिकता और सामाजिक क्षमता प्रदान की गई है। निम्नलिखित क्षेत्रों में समानता का उल्लेख संविधान में किया गया है, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, अस्पृश्यता की समाप्ति और उपाधियों की समाप्ति। ठीक है, उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार होता है, सभी को स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अनुसार भारत के नागरिकों को निम्नलिखित 7 स्वतंत्रता दी गई हैं। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैंने इसमें 2 ही लिखी हैं क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है आपको, केवल ये लिखना है कि स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, अस्त्र शस्त्र रहित आप लोगों को कहीं भी शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रहती है। ठीक है, और जुलूस प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं। तो ये सभी स्वतंत्रताएं हैं और व्यक्तिगत ये भी स्वतंत्रता होती है कि आप अपने अनुसार अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्रताएं होती हैं। उसके बाद देखिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेकार और गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। अब हरिजनों, स्त्रियों और भूमिहीन कृषकों का शोषण नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन यह योजना बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर लागू होगी। तो इस प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप देख सकते हैं यहाँ से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में विस्तृत वर्णन है, जिसका सारांश निम्नलिखित है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद देखिए धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो सभी स्वतंत्रता आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 5वां देख सकते हैं सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है कि सभी को शिक्षा प्रदान की जाए। भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का जो भेदभाव है वो नहीं किया जाएगा। किसी भी किसी भी भाषा से आपको उनको सुरक्षित करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आपकी जो भाषा है उसको उस भाषा में उसका अपमान करा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब स्वतंत्रता आप देख सकते हैं। संपत्ति का अधिकार भी है। उसके बाद देखिए आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और इस प्रकार से 7 आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 13वां प्रश्न भी आपका यहाँ पर हो जाता है। देखिए मैंने आपको कितने प्रश्न बता दिए हैं। देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से था और इसमें देखिए मैंने आपको यहाँ से 1 से लेकर, ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से आप देखेंगे ये सभी प्रश्न मैंने पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां और 13वां क्वेश्चन तक पूरा कंप्लीट करा दिया है। अभी एक प्रश्न हमारा रह गया है, विश्व मानचित्र में निम्न को अंकित करना है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा क्योंकि इसके लिए मैप की जरूरत थी। मेरे पास मैप नहीं था, मैं मैप लेकर उसको उसमें भरना बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। और देखिए इसी प्रकार से चैनल पर देखिए सभी विषयों के इसी प्रकार से सॉल्यूशन शायद क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपकी तैयारी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लेना।